हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पतंजलि आईएएस को और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आई मस्ट थैंक सर्वेंद्र सर और पतंजलि को इनवाइटिंग मी है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जस्ट टू गेट दिस सेंस ऑफ आप में से अभी कितने कॉलेज में हैं? कॉलेज और यूनिवर्सिटी? हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग? ओके, तो बाकी फुल फ्लैश तो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? सो आप में से न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? कौन कौन नहीं पढ़ता है? तो वो जो जिनने दोनों बार हाथ नहीं खड़ा किया वो क्या करता है? आप में से किस किस ने आरएएस का सिलेबस या यूपीएससी का सिलेबस जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर करें देखा है अच्छे से? किस किस को आरएएस के मेंस का जो पेपर है, पेपर 3 में क्या क्या है टॉपिक्स, किस किस को पता है? कौन कौन बता सकता है? नहीं, बाकी सब लोगों को नहीं पता। देखिए, जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सवाल है या कोई भी चीज हो, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, जो भी कुछ करना हो, वो ये भी हो सकता है कि आपको बिजनेस में कुछ करना है, आपको कोई खेल खेलना है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक ऑप्शन है, एक एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि हम जान लें कि ये चीज क्या है। ठीक है, इसलिए कोई भी एग्जाम, चाहे वो आईएएस के लिए हो, चाहे आरएएस के लिए हो, चाहे किसी और सर्विस के लिए हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो कैट हो, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे जो पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, वो उस एग्जाम को समझना और उस एग्जाम को जानना है। ठीक है, अब ये चीज ये आपको कैसे पता चलता है? इस चीज के लिए, हमारे एग्जाम के लिए द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज द एग्जाम सिलेबस। ठीक है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट का हो, इट कम्स आउट विद क्वाइट इलैबोरेट सिलेबस। उसमें लिखा होता है, ठीक है, अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम है तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये टॉपिक्स होंगे, ये सब टॉपिक्स होंगे। अगर मेन एग्जामिनेशन है तो मेन एग्जाम में फॉर एग्जांपल आपके 4 पेपर होते हैं, पेपर 1 2 3 4 आरएएस के। तो 4 फर्स्ट पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, सेकंड पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, थर्ड पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से प्रिपरेशन का ये होना चाहिए कि आपको जो एग्जाम का सिलेबस है एकदम क्लियर दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, जो पेपर 1 है, पेपर 1 में ये टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में ये टॉपिक्स हैं, पेपर 3 में ये टॉपिक्स हैं, पेपर 4 में ये टॉपिक्स हैं। इसी तरह से जो आपका प्री का सिलेबस है वो भी आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए दिमाग में। अब आप पूछोगे क्यों? ठीक है, सबसे पहले जो हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत वाइड होता है। ठीक है, आपके पास टाइम लिमिटेड होता है और हमारे पास लक्ष्य नहीं होती है कि हम सब कुछ पढ़ डालें जो भी हमारे, ठीक है, हमारे सामने कोई भी बुक उठाई, हमने एक पेज से लेकर फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ा, हम उतना हमारे पास टाइम नहीं है। एक तो हमारे पास इतना लंबा सिलेबस है, टाइम लिमिटेड है, इसलिए सबसे जो पहली चीज हमें करनी है कि जो चीजें सिलेबस में है वो हम लोग पहले कवर करें। लेकिन अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता है तो हम लोग अपने इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, स्टार्ट करते टाइम भी मैंने आपसे पूछा कि आप में से न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है। ठीक है, मैं आईएएस के पर्सपेक्टिव में तो बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 50-50% के आसपास जो पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक होता है। आरएएस में भी आपका तो करंट अफेयर सेक्शंस पेपर 2 में भी अच्छे खासे हैं, पेपर 1 में भी है, पेपर 3 में भी है।
तो करंट अफेयर्स इज समहाउ द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर उठाया, ठीक है, कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लेंगे आप, हिंदू अक्सर पढ़ते हैं लोग या जो भी आप अखबार पढ़ते हैं, उसमें कम से कम 20 पन्ने होते हैं। ठीक है, अगर आप उस न्यूज़पेपर की सारी न्यूज़ पढ़ने लगेंगे तो एक दिन का न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको कितने दिन लगेंगे? लगभग 3-4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन हमें न्यूज़पेपर में से खाली वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ क्या ये मेरे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो ये नेचुरली अगर मुझे सिलेबस का नॉलेज अच्छे से होगा तो ये चीजें मैं फिल्टर कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें मैं इजीली फिल्टर कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर का पहला पन्ना देखा तो वहां पे मुझे दिखा ओके गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस की है लोकसभा में से, ट्रिपल तलाक एबॉलिशन में जो प्रपोजिशन बिल है वो इंट्रोड्यूस की थी। ओके, आप देखोगे पॉलिटी के साथ कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर पाओगे, जैसे अमेंडमेंट्स में आ जाएगा या न्यू इंट्रोडक्शन, इसी तरह से वुमेन राइट्स, या आप जो सोशियोलॉजी का पोर्शन है आपके सिलेबस में वहां पे भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इश्यूज के वहां से लिंक कर सकते हैं। तो आप ये देखते ही आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से आपने मान लीजिए कभी आप पन्ना पलटते आप वर्ल्ड पेज पे पहुंच गए, आपने वर्ल्ड पेज पे से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी दावोस में हुआ, ठीक है, वहां वो देखा, प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, इंडिया का पूरा बिजनेस डेलीगेशन वहां पे गया था, आपने उसके बारे में कुछ देखा, आपको पता है कि ये मेरे आईआर सेक्शन में इम्पोर्टेंट है। मेरे आईआर सेक्शन में ये चीजें, ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्या है, वहाँ पे क्या क्या होता है, हमारे कंट्री में व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस डू वी गेट बाय बीइंग एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, विद दिस ग्रुप। तो ये सब चीजें तभी आएंगी जब आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा हो। ओके, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, जब हम मेंस में अभी जो मेंस का एग्जाम है, इसमें आंसर्स काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एकदम जनरल सा क्वेश्चन है तो हर कोई उसका आंसर मतलब लिख देता है। फिर आपका आंसर तभी बहुत अच्छा बनता है जब अगर आपके आंसर में थोड़े अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू, अलग अलग डाइवर्सिटी सी हो। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए से इंटरनेशनल रिलेशंस का है, मान इसमें थोड़ा हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव होता है, इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव होता है, इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव होता है, इसमें थोड़ा कल्चर का पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग पर्सपेक्टिव चीजें हैं ये हम अपने अलग अलग पेपर्स में पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा होता है तो आपको आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है उसका एक अच्छा ओवरव्यू आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, तो कल को जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे पानीपत आईएएस आई थिंक 2 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ था फॉर एग्जांपल, कि जो पानीपत जो जगह है वहां पे इतने सारे जंग हुए हैं ना, पानीपत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इतने व्हाई वाज इट सो, ऐसा क्या चीज था उस जगह पे कि इतने सारे जंग वहां पे होते रहे। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, इसका एक आंसर हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से भी है, इसका एक आंसर थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के एंगल से भी है, इसका एक आंसर थोड़ा इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से भी है, इसका आंसर थोड़ा ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से भी है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आप से सोशियोलॉजी में कोई चीज पढ़ते हैं, आप सोशल इश्यूज में कुछ पढ़ते हैं, आपने वुमेन राइट्स की बात की हमने, सो यू रीड समथिंग अबाउट वुमेन राइट्स एंड वुमेन इश्यूज, रिलेटेड इश्यूज इन सोशियोलॉजी। आपने जब आपने पॉलिटी पढ़ा वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आपको पता चले हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट इक्वल अपॉर्चुनिटी, बाकी चीजें। इसी तरह से जब आपने आईआर पढ़ा होगा, आईआर में भी आपने कुछ वर्ल्ड लेवल के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या ग्लोबल कुछ जो प्रोटोकॉल, कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, कुछ मेजर समिट्स के बारे में पढ़ा होगा जहाँ पे वुमेन इश्यूज डिस्कस की गई होंगी। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखेंगे उस आंसर में ये आप ये सब चीजें ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपका आंसर सबसे एनरिच, सबसे अच्छा आंसर बन सकता है। ठीक है, तो कहते हैं ना, एक किसी को अगर हम लोग एक पेंटिंग देते हैं या किसी बच्चे को कुछ वो होता है ना जहाज बनाने के लिए दे देते हैं वो छोटे छोटे पीसेस से, तो उसको क्या देते हैं, उसको सारे पीसेस देते हैं। ठीक है, फिर उसके दिमाग में शक्ल भी दे देते हैं उस एरोप्लेन की,
देखा वो होता है ना, छोटे बच्चों को वो गेम वगैरह देते हैं, ब्लॉक्स वगैरह, एक तो उनको खोल के दे देते हैं, फिर उनको उसकी एक इमेज दे देते हैं। सिलेबस जो होता है ये हमें वही इमेज देता है उस जहाज की, और जो हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हमारे पास वो छोटे छोटे पीसेस हैं। फिर हम इन्हीं पीसेस से अपनी उस इमेजिनेशन के हिसाब से, विजुअलाइजेशन के हिसाब से आंसर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने आइडियाज कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, सिलेबस को अच्छे से रट लेंगे। मतलब रटना मतलब अच्छे से मेमोराइज, ओके पेपर 1 इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। इसमें आप अगर एक बार देखोगे ना तो आपको पैटर्न भी दिखेगा। किसी पेपर में मैं फॉर एग्जांपल आईएएस का उसकी पेपर उसकी से जब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है एग्जाम के सिलेबस में, एटलीस्ट जनरल स्टडीज में। से पेपर 1 में सोशल इश्यूज है, पेपर 2 में सोशल जस्टिस का एस्पेक्ट है, सोशल जस्टिस। तो अगर आप देखोगे सोशल इश्यूज पेपर 1 में हम लोग मोस्टली प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, पेपर 2 इज मोर अबाउट रिजॉल्विंग दैट क्राइसिस, ठीक है। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे, अगर आप पहले में पेपर 1 के आंसर में भी थोड़ा सा उसके सॉल्यूशन का भी लिखते हैं, आंसर और अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। सो माय फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू एम्फसाइज इज इट शुड बी दिस, द एग्जाम सिलेबस शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है, ओके, गुड। दूसरा, अभी हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा इस पे मैं और एम्फसाइज करना चाहूँगा। करंट अफेयर्स इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी स्टेट की, अपनी कंट्री की, तो हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर स्टेट, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट आर द मेजर इश्यूज दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग, you know, how is the world economy doing, how is our economy doing, ठीक है, क्या मेजर चीजें, क्या मेजर चेंजेस अभी हो रही हैं हमारे स्ट्रक्चर में, क्या नए बिल्स आ रहे हैं, क्या व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन, ठीक है। ये एक अच्छे सिटीजन की पहचान है। A good citizen is an informed citizen, ठीक है, उसको पता होता है क्या। तो ये चीजें हमें तभी पता चलेंगी अगर हम लोग करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करेंगे। और मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर क्यों है, इसका मेजर एक रीजन ये है, से कोई सा भी टॉपिक हम लोग ले लेंगे, ओके। मैंने अभी आपको जो ट्रिपल तलाक बिल थी उसका आई गिव यू दिस एग्जांपल। मान लीजिए आपको पता है कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने कोई मैगजीन उठाई या कहीं से एक हैंडआउट उठाया जहाँ पे इसमें लिखा हुआ था पूरे बिल के बारे में, बिल क्या है, ठीक है, क्यों लाई गई है, क्या इश्यूज हैं। वो एक हो गया जो नॉर्मली मैगजीन से मिलता है या आपको कहीं से स्टडी मटेरियल मिलता है उससे मिलता है। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर आपने खाली हैंड आउट लेके आए हो तो आप क्या करते हो, आप इसको आप रीडिंग तो आपको ये एकदम से रट्टा मारना पड़ेगा कि ये बिल है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, इसमें ये ओके, ये सेक्शन ऐसे इसको क्रिमिनलाइज करता है, इसको नल एंड वॉइड बनाता है, ये पनिशमेंट दी गई है, लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपने पिछले 5-6 महीनों का न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, ओके, सो जजमेंट आया, आपने देखा अरे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसने इसको तलाक की बिद्दत जो है इसको नल एंड वॉइड करार दिया, इट्स नॉट फिक्स लीगल। उसमें नीचे रीजनिंग भी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, वो क्या आर्गुमेंट था, ठीक है। तो जब ये न्यूज़पेपर आया, जब मान लीजिए आपने 10 मिनट भी आपने थोड़ा सा ये पढ़ लिया तो ये आपके दिमाग में बैठ गया। उसके बाद गवर्नमेंट बिल लेके आई, ठीक है, बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोड्यूस जिस दिन हुआ न्यूज़पेपर में फिर से आ गया, गवर्नमेंट ने बिल लेके आए हैं इस पे, अब इस बिल में क्या कहते हैं, ठीक। तो जब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन कुछ लोगों ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया, तो न्यूज़ में फिर से आया ओके दिस पर्सन या ये पार्टी या ये बंदा ये ऑर्गेनाइजेशन इसको अपोज कर रही है, क्यों अपोज कर रही है। फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुई, वहां पे डिबेट हुआ, तो डिबेट का भी आपको 5-6 दिन के बाद वो डिबेट में क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या पॉइंट्स रेज हुए, वो भी हुआ। उसके बाद कुछ टाइम बाद राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गई, सेम प्रोसेस वहाँ पे भी हो गई, डिबेट वहाँ पे भी हुआ, राज्यसभा ने फाइनली अभी इसको कमिटी सेलेक्ट कमेटी के वहाँ भेजा हुआ है।
सो ये जो चीजें हुई कम से कम 6 महीने में हुई। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कंटिन्यूअसली ट्रैक देखा होगा, तो यू एक्चुअली सी ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ठीक है, मतलब आपको इसमें से कोई भी चीज रट्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आपको ये मतलब लिखना है क्या बिल है, तो जब जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस हुई थी एक आधी लाइन आपको उसमें से याद रही होगी। जब लोकसभा वाला डिबेट हो रहा था तब लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा, उसकी कोई लाइन याद रही होगी। उसी न्यूज़पेपर में किसी दूसरे पॉलिटिशियन ने या किसी दूसरे बंदे ने कुछ और कहा होगा, वो आपके इसके क्रिटिक वाला पॉइंट भी रह गया। ठीक है, तो क्या होता है कि आप 5-6 महीनों में जब ये होता रहा, आपने ये देखा, यू बिकम विटनेस टू इट, और आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं होता है कि मतलब हमारे दिमाग में इतना अच्छे से बैठ चुका है। एग्जाम में जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है ये ना याद करने का कि क्या क्या लिखा है, तो ये फ्रीली आप फ्लो करता है कि जो चीजें आप याद करके रट्टा मार के गए होंगे उसमें से एक चीज याद नहीं आएगी, वहां पे यही याद आएगा कि आपने उस दिन अखबार में क्या पढ़ा। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो आपके पास मंथली या पूरा वो कंपाइल्ड शीट है वो भी पढ़ेंगे, तो आपको उतना कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। तो न्यूज़पेपर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी सी टिप बताऊंगा, मुझे बहुत यूजफुल लगी है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। वो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ो उसके थोड़े बहुत नोट्स भी बनाया करो। ओके, आप में से कौन कौन बनाता है नोट्स न्यूज़पेपर से? बाकी क्या मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के सिंपल रीजन, हम सब लोग इंसान हैं, तो जब पढ़ते हैं उसके बाद 1-2 दिन के बाद हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए उस भुलाने को वो जो प्रिवेंट दिस इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग रिवाइज करें। अब रिवाइज कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास रिवाइज करने के लिए कुछ होगा, फिर से अखबार को नहीं पढ़ सकते, इतना ही है। इसलिए कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसके नोट्स बनाना बेहद जरूरी है। अदरवाइज न्यूज़पेपर पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि 5-6 महीने 5-6 दिन 10 दिन 20 दिन बाद आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा, बट आपको स्पेसिफिक्स जो डिटेल है वो आप याद वो आपके जहन में नहीं रहेगा। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना तभी फायदेमंद होगा अगर आप उसके नोट्स भी बनाओगे। ओके, अब नोट्स कैसे बनाने हैं? ये अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नोटबुक में नोट्स बनाते हैं ना। जैसे आज का अखबार पढ़ा आपने ऊपर डेट डाल दिया, अच्छा ओके ये लिखा है तो लिख दिया ये, उसके बाद डेट वाइज। अब आई वुड सजेस्ट, मैं क्या करता था अपना जो A4 शीट्स होता है, मैं A4 शीट की मैंने रिम लेके आया था, फुल रिम, और फिर एक वो फाइल्स होते हैं जिनके बीच में 2 वो रिंग्स होती है। तो मैं क्या करता था, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। A4 शीट्स में उस बीच में 2 छेद करता था, उसमें वो बनते हैं 2 छेद, और फिर वही उस रिंग फाइल में रखता। उसमें क्या है, आप उनको आगे पीछे कर सकते हैं फ्री से। फॉर एग्जांपल कोई सा भी चीज न्यूज में है, सेम ट्रिपल तलाक वाला इशू। ओके, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, जजमेंट आया था ट्रिपल तलाक के ऊपर, मैंने न्यूज़पेपर से वो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उसमें क्या था, क्या व्हाट इज ट्रिपल तलाक, ठीक है, इसको क्या बैन, किस चीज को किया है, क्यों बैन किया है, तो वो लिख दिया मैंने। उसमें जजमेंट का नाम लिख दिया, कौन सी जजमेंट, इस एक पेज पे लिख दिया। उसके मान लीजिए 20 दिन बाद 2 महीने बाद बिल जब लाई गई, तो बिल के बारे में न्यूज में आया, तो मैंने मान लीजिए जो पहला मैंने न्यूज आईपी लिखा था, ये मैंने A4 साइज के एक साइड में लिखा, इसके बैक साइड में मैंने लिख दिया ट्रिपल तलाक बिल जो भी है इसमें क्या प्रोविजन है। अगले दिन दूसरे दिन फिर से न्यूज में था, इस बिल का क्रिटिसिज्म था कि इसमें क्या क्या लेकुने हैं, क्या क्या फॉल्ट्स हैं, तो वो भी मैंने एक और पेज पे ढूंढा, तो मैंने ये जो पहला पेज था उसके साथ में लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए 1 महीने बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में फिर से डिस्कशन हुआ, फिर से न्यूज में कुछ और चीजें, उसमें कुछ मुझे और नया कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, फिर से मैंने एक पेज पे लिख दिया है और इसके साथ लगा दिया। सो अगले 5-6 महीनों में जितने टाइम में भी ये न्यूज चली, ठीक है, उसमें जो भी आया मेरे 5-6 पन्नों में इट्स देयर इन 5-6 पेजेस। ठीक है, अब जब भी मुझे रिवाइज करना है, मान लीजिए मैं पेपर जो पॉलिटिकल पोल साइंस वाला या जिस भी क्वेश्चन के रिलेवेंट ये है इसको रिवाइज कर रहा हूँ, मैं बस ये पन्ने खोल के एक साथ में ट्रिपल तलाक के बारे में जो भी इस बात बिल के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे पास एक ही जगह है, इसको मैं इजीली रिवाइज कर सकता हूँ।
अगर हम अपना जो यूजुअल नोटबुक वाला जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक चीज पेज नंबर 1 पे होगा, फिर इसी संबंधित नेक्स्ट जो लिखा होगा वो पेज नंबर 100 पे होगा, ठीक है। तो मैंने पन्ना पलटा, बीच में कुछ और दिख गया, हमें यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिवाइज कर लेता हूँ। तो मेरा ये जो एक टॉपिक है ये कभी भी रिवाइज नहीं हो पाता। इसलिए अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और देन नोट्स को भी एक लॉजिकल अच्छे तरीके से बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो आप नोट्स बनाओगे इनको इश्यू बेस्ड बनाओ, ठीक है, दे शुड बी टॉपिक बेस्ड। तो वही आपके सिंगल इंडिविजुअल पेजेस पे बना सकते हो, आप सेपरेट फाइल रख सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट है, इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। बट मुझे ये लगा कि अगर हम ऐसे क्लासिफाई करके रखते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हम पढ़ते हैं, IR का जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी उसमें न्यूज है, इंडिया कुछ पन्नों पे ऊपर लिख दिया है इंडो US रिलेशंस, ठीक है। तो जो भी इंडिया US रिलेशंस की रिलेटेड कोई न्यूज है, इंडियन से प्राइम मिनिस्टर met the president of US, या somebody from US came to India, somebody from India went to US, there was a meeting of some working group, या किसी भी चीज का कुछ भी था, तो उनको उन पेजेस में लिख दो, ताकि जब आपने मान लीजिए 1 साल या 6 महीने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो आपके पास इंडिया US रिलेशंस के पास वो 5-6 पन्ने इंटैक्ट है एक साल। इसी तरह टॉपिक वाइज इसी तरह से इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, इकोनॉमिक्स के पोर्शन में भी आप उस हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। कोई नई बिल है, कोई नया प्रोग्राम है, नया स्कीम है, क्या है, ठीक है, RBI की नई पॉलिसी गाइडलाइन आई है, क्या है, तो उसको भी एकदम उसको इकोनॉमिक्स पोर्शन को वैसे सेपरेट कर दीजिए, पॉलिटी रिलेटेड पोर्शन को सेपरेट कर दीजिए। डज दैट मेक एनी सेंस? पक्का? ठीक है, तो इससे बहुत हेल्प हो जाएगा। और एग्जाम में जो आप ये नोट्स बनाओगे ना, इसके बाहर कुछ नहीं है, there will be nothing outside this। क्योंकि आपके जो इम्पोर्टेंट चीजें वो आपने अपने वर्ड्स में लिख के रखा है, उसको रिवाइज करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे एक टॉपिक को। कभी एग्जाम से पहले जैसे अपने पन्ने ही पलटोगे ना, आपको यही, अच्छा इस पेज में ये लिखा है, इस पेज में ये लिखा है, इस पेज में ये लिखा है, तो आपके थॉट्स भी अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं एग्जाम में, आप पहुंचते आपका टाइम भी बच जाता है और आप आंसर भी बहुत अच्छे लिख लेते हैं। इट्स पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दैट वाज अनदर पॉइंट। इसके बाद एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज प्रैक्टिस। आप में से कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, चाहे प्री के रिलेटेड हो या मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस? बाकी सब नहीं करते। हमारे पास जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक में कोई फैक्ट है, कोई पॉइंट है, कोई आर्ग्यूमेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग उसको कैजुअली पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम में जब फॉर एग्जांपल प्री का पेपर हम देखते हैं, प्री के पेपर में हम लोग कोई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, टॉपिक पता है, ठीक है, क्वेश्चन देखे अरे यार ये तो मैं कर लूंगा, फिर नीचे 4 ऑप्शंस देखे, एक ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं है, दूसरा ऑप्शन ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये डाउट इसीलिए होता है क्योंकि हमारी वो थोड़ी सी क्लैरिटी में दिक्कत रहती है। इस वजह से क्या होता है, हम लोग इवन व्हेन वी हैड रेड इट, आपको कई बार ऐसा लगेगा यार आप टॉपिक पढ़ के गए हैं फिर भी कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इसका एक मेजर रीजन ये भी होता है कि हमारी जो कहते हैं ना क्लैरिटी और जो एक्यूरेसी हमारे आंसर सॉल्व करने में होती है वो बहुत कम होती है, और ये तभी आप ओवरकम कर पाते हो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ने से उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा। तो चाहे पिछले 10 साल के पेपर हो, मॉक पेपर हो, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, ठीक है, सॉल्व देम एज मेनी एज यू कैन। मैं कई बार दिन में 500 1000 वो क्वेश्चंस रिमेनिंग सॉल्व करता था, जो ये होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे आपकी ड्रास्टिकली आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। सो अभी से मेक इट अच्छा खासा टाइम टेबल बनाओगे, हर हफ्ते कम से कम 200-300 क्वेश्चन आप
वो जो अटेम्प्ट करो। फिर ये भी होता है कई बार हमें ये डर रहता है कि नहीं यार पहले मैंने अभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा। सो इट डजंट मैटर, यू नो, इफ यू हैव रेड और रिवाइज्ड इट, यू कैन स्टिल ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो लेट मी सी व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फिर से वो टॉपिक खोला, ठीक है, उसका आंसर देखा, वो चीज फिर आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। यूपीएससी के 10 एग्जाम के 10 साल बाद भी आप वो चीज याद रखोगे। ठीक है, सो प्री के लिए जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने ज्यादा उतना अच्छा है, उतना ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह से जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम में यू नो हम लोग एग्जामिनर के सामने नहीं होते हैं, ऑल दैट इज इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर इज व्हाट इज आवर आंसर शीट। ठीक है, तो वहां पे इसलिए इंपॉर्टेंट खाली ये नहीं है कि हमें क्या पता है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट to make it visible to the examiner that you know things। तभी हमारी पढ़ाई या पढ़ने का तभी फायदा निकलेगा अगर हम लोग एग्जाम में उतना अच्छा लिख पाए। और जो नेचुरल ये चीज है कि हम सबकी लिखाई उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन वो एग्जाम के हिसाब की राइटिंग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन राइटिंग एज ए स्किल, ये एक स्किल है जो हम सीख सकते हैं, जो हम सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई बंदा कारपेंटर है, वो उसको नहीं आता है, वो सीख लेता है, फिर एक अच्छा कारपेंटर बनता है। इसी तरह से अगर हमको राइटिंग अच्छी नहीं आती है तो हम लोग भी जब अगर प्रैक्टिस करते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी। मैंने जब मुझे याद है पहला आंसर लिखा था तो एक टीचर को दिखाया था, उसने मुझे 12 में से शायद 1.5 या 2 नंबर दिए थे। लेकिन फिर जो ही मैं भी प्रैक्टिस करता गया कि उसके बाद मैं जितने हाईएस्ट मिल सकते थे उतने हाईएस्ट तक। सो बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अभी लिखना शुरू करेंगे तो बड़ा एक इंट्यूशन रहता है, यार पता नहीं क्या लिखूंगा। अगर क्लास में कुछ लिखूंगा, मेरे साइड में जो बैठा हुआ है ये कहेगा यार इसको तो कुछ भी लिखना नहीं आता है, क्या बकवास लिखता है। टीचर को दिखाऊंगा, टीचर कहेगा यार तुम तो इतना बयात लिखते हो, तुमको डू मरना चाहिए। लेकिन अगर आप लिख पाए, इस इनिशियल इन्हिबिशन को ओवरकम कर पाए तो फिर बहुत आगे बहुत मजा आएगा। ठीक है, गलती जो करनी है वो गलती हमें आज करनी है, वो गलती हमें प्रैक्टिस में करनी है, वो गलती हमें क्लास में करनी है, अपने दोस्त के सामने करनी है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करनी है। इसलिए अभी से हमें आदत डालनी है कि हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो डजंट मैटर पहले बहुत बकवास आंसर लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे आपके हमारे आंसर्स की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और जो एग्जाम में हम लिखेंगे वो भी बहुत अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी को लगता है मुझे बहुत आता है, तो he doesn't feel the need कि शायद मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैं एग्जाम में इतना कुछ लिख दूंगा। वो भी बड़ा इशू रहता है। हमारे पास एग्जाम में वर्ड लिमिट होता है और टाइम लिमिट होता है। ठीक है, अब हम कैसे सारे क्वेश्चंस को विद इन दैट टाइम जो हमें दिया गया है, उस टाइम में सारे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है और क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे लिखने हैं। ठीक है, तो ये तभी आता है जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ एक और चीज ये होता है कई बार कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, बहुत कुछ आता है हमें, तो हमने वो लिखना शुरू कर दिया जो हमें आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग वो लिखते नहीं है जो एग्जामिनर को चाहिए। ठीक है, जैसे ये बात कर देते हैं, वो हम लोग वो वेन डायग्राम बनाते थे, है ना। एक ये मान लीजिए ये है कि जो एग्जामिनर को चाहिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये है जो हम लोग लिख रहे हैं, व्हाट वी राइट। तो ये बस ओवरलैप पोर्शन है जो हमें मार्क्स दे देता है क्वेश्चन के। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में जो अच्छा आंसर हो सकता है जो एग्जामिनर को चाहिए, दैट इज दिस सर्कल। लेकिन जो हम लिख लेते हैं वो कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा पोर्शन होता है जो क्वेश्चन के रिलेटेड होता है और बहुत काफी कुछ क्वेश्चन होता है जो इसको क्वेश्चन। अब क्या होता है, जब हम पहले लिखेंगे तो ये सर्कल ऐसे हो सकता है, ठीक है, बहुत छोटा सा है, लेकिन जो ही हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये ऐसे हो जाएगा। जितना हमें क्या कोशिश करनी है, हमारी जो प्रैक्टिस की है इसका यही
यही प्रोग्रेस हमें करनी है। हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे इनवैरिएबली। कई बार ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन ये पूछा है और आंसर ये भी हो सकता है, बट हमें धीरे धीरे अपने खुद भी अब आंसर को इवैल्यूएट करते रहेंगे। मान लीजिए आपने आज कोई आंसर लिखा, देख लीजिए, कीप इट देयर, फिर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से उस आंसर को देख लेना, रीड इट। अरे यार क्या लिखा मैंने, ये होता है कि इसमें तो ये लिख सकते हैं, होता है कि नहीं, है ना। फिर हाँ, इसमें ये नहीं लिखना था। तो आंसर में, क्वेश्चन में हम लोग कुछ चीजें लिखते हैं जिसकी जरूरत नहीं है और कुछ चीजें नहीं लिखते हैं जिसकी जरूरत नहीं। अब हम कैसे अपने आंसर में वो चीजें हटाएं जिनकी जरूरत नहीं है और वो चीजें लिखें जिनकी जरूरत है। तो ये तभी आएगा जब हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ओके, ये है। और इसके साथ बाकी रिवीजन अच्छे से कीप करते रहिए, कीप रिवाइजिंग। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बेसिक फंड। अब रिवीजन के भी तरीके होते हैं, कोई फिर से पढ़ के रिवाइज कर सकता है, कोई आंसर राइटिंग से रिवाइज कर सकता है। रिवीजन का अच्छा तरीका ये भी हो सकता है, आप मान लीजिए पिछले 10 साल के पेपर ले लिया आपने या 5 साल के पेपर ले लिया आपने हिस्ट्री का, ठीक है, जितने क्वेश्चन आए उनके आंसर्स लिख दिए। कुछ आप आंसर खुद भी लिख सकते हो, कुछ में आपने सोचा चलो बुक देख के आंसर बनाता हूँ, यू कैन डू दैट आल्सो, बट वो भी आपका रिवीजन है, ठीक है। तो जैसे आपको सूट करे, बट रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि हमारे हाथ में एक चीज है, व्हाट्स दैट, हमारे हाथ में हार्ड वर्क है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मेहनत कर सकते हैं। तो इसीलिए मेहनत बहुत अच्छे से करनी है, अंजाम जैसा भी हो, डजंट मैटर। हम लोगों को कभी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने मेहनत नहीं की, ठीक है। इसलिए गिव इट योर बेस्ट। ये जो सर्विसेज हैं, चाहे स्टेट की सर्विस हो, चाहे IAS हो, वंडरफुल सर्विस। जो काम करने को मिलता है, दैट्स व्हाई कहते हैं खुशकिस्मत होते हैं लोग, गेट दिस अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों का कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए आप वो छड़ी का काम कर सकते हैं। जितना जैसा आप शायद ही किसी और जगह पे इतना वाइड, इतना इम्पैक्टफुल काम करने का मौका मिलता है। और ऐसा काम है जहाँ पे इमीडिएटली किसी को फायदा है। आप कहीं ब्लॉक ऑफिस में बैठे हैं, तो आपके सामने कोई बूढ़ी औरत आती है जिसको पता नहीं कब से पेंशन नहीं मिला है, खाली उसका फॉर्म निकलवा के उस पर साइन करने से उसको पेंशन मिल जाता है। इतने सारे लोग हैं जिस किसी की जमीन पे कोई बैठा हुआ है, कब्जा कर लिया है किसी ने काफी टाइम से, कुछ नहीं, आप जाके एक नोटिस वहां पे डलवा देते हो, पटवारी को भेज देते हो, खुद चले जाते हो। उसको कब से 20 साल की कसरत उसके सर हर तरीके से। आप एक टीचर नहीं हो, ठीक है, नॉट ए टीचर, लेकिन आप SDM हैं। आप स्कूल 5-6 स्कूल में एक दिन आपने चक्कर लगा लिया, अगले 1 महीने तक उस स्कूल में एक टीचर भी रखेंगे। आप एक डॉक्टर नहीं हो, आप किसी का इलाज नहीं करते हो, लेकिन आप हॉस्पिटल में जाते हैं। मान लीजिए महीने में आपने एक चक्कर अस्पताल में लगा लिया, कम से कम वो 1 महीने तक उस हॉस्पिटल में व्यवस्था ठीक रहती है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलता है लोगों को, उस हॉस्पिटल में दवाई मिलती है। यार इससे ज्यादा हम लोग को क्या चाहिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। मेरे ख्याल से वो आपके लिए ज्यादा यूपीएससी की। अच्छा, यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, एक होता है जनरल स्टडीज का, दूसरा होता है एप्टीट्यूड है। उसमें जनरली आपके कई सारे सेक्शंस हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है, न्यूमेरिक्स का सेक्शन होता है, रीजनिंग का कुछ सेक्शन होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें यू हैव टू गेट ओनली अराउंड 66 मार्क्स, राइट। 33% आपको नंबर लेने होते हैं। तो थोड़ा सा जो बच्चे मान लीजिए आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उनको कई बार थोड़ा डर लगता है,
बट ये उतना मुश्किल पेपर नहीं है, ठीक है। अब ये चीज तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिथ बन चुकी है, काफी सारे लोगों ने बना है, स्पेशली हिंदी मीडियम में बहुत ही मिथ टाइप है, शायद मुश्किल है। उतना मुश्किल एग्जाम, मुश्किल पेपर ये है नहीं। सिंपल तरीका है इसको इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपको पेपर लेके प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना, जस्ट प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस इजीली वहाँ पे एक पैटर्न के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो उसको भी आप इजीली सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है। अगर हम लोग पहले डर गए ना कि ये कुछ मुश्किल है, तो फिर वो बात नहीं बन पाती है, फिर वो फोबिया रहता है। सबसे पहले उस फोबिया को निकालना है कि नहीं यार पेपर है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए मुझे लगता है अच्छा स्कोर करने के लिए इसमें सिंपल तरीका यही है, कोई सी भी सीसैट की बुक लेके आइए। तो अगर आप मेन जो चैप्टर है वो अगर पढ़ते भी नहीं है, जो क्वेश्चन दिए हैं बस उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कुछ एग्जाम्पल्स दी होती है उन बुकलेट्स में, है ना। तो ओके ये क्वेश्चन है, पहले तो खुद ट्राई करने की कोशिश की, नहीं निकला, लेट मी सी इसने कैसे अब सॉल्व किया उसको, एक बार वो देखा, फिर से सॉल्व करो। इसी 2-3 क्वेश्चन हर पैटर्न के, 5-6 क्वेश्चन हर पैटर्न के, फिर आपको इजी स्मूथली आप ये कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह से आपके जो आरएएस में भी पोर्शन है ना, ये कौन से पेपर में है, पेपर सेकंड में, उसमें भी सेम। इसमें क्या है, इसमें कोई चीज फैक्चुअल नहीं होती, इट्स लाइक एडिशन, है ना। अगर हमने एक बार 2 नंबर्स को ऐड करना सीख गए, फिर हम कोई से भी 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, है ना। मतलब हमें, लेकिन इसी हिस्ट्री में क्या है कि अगर हमें मान लीजिए कोई किसी बैटल का डेट याद रखना है, तो उसका वही रहेगा ना, दूसरे बैटल का डेट दूसरा होगा, है ना। लेकिन इसमें ये एक बार हमने सीख लिया, फिर हमें कोई से भी नंबर्स दें, कोई सा भी उस पैटर्न का क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही है कि मैं करता हूँ सर, विषय जो हम चुनते हैं तो उसमें 2 पेपर होते हैं, जो सब्जेक्ट ऑप्शनल चुनते हैं उनमें 2 पेपर होते हैं, तो वो एक दूसरे से किस तरीके से दोनों पेपर अलग होते हैं, ये जानना। ओके, इनका क्वेश्चन है यूपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर लेते हैं हम लोग, उसमें 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है लेकिन 2 पेपर होते हैं। ज्योग्राफी है, मैंने फिलॉसफी लिया था, तो फिलॉसफी के 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। अब पेपर मान लो पेपर 2 में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये पूछना। ये वैरी करता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में पेपर 1 में मान लीजिए एंशिएंट और मिडिवल है, पेपर 2 में मॉडर्न होगा और वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, ठीक है। इसमें अगर आप पॉलिटिकल साइंस देखेंगे तो पेपर 1 में थ्योरीज है, जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज है, वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट वगैरह। पेपर 2 में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह दिखता है। इसी तरह से अगर फिलोसफी में देखेंगे, फिलोसफी में पेपर 1 में इंडियन फिलोसफी है, वेस्टर्न फिलोसफी है, विच इज हार्डकोर फिलोसफी की जो थ्योरीज है, मेटाफिजिक्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, सो अलग अलग जो फिलोसोफर्स हैं उनकी थ्योरीज हैं। लेकिन पेपर 2 में देखते हैं थोड़ा अप्लाइड पोर्शन है, उसमें एक पोर्शन उसमें फिलोसफी ऑफ रिलीजन है। फिलोसफी ऑफ रिलीजन में हम लोग जो रिलीजन के संबंधित है, आइडिया ऑफ गॉड, द कांसेप्ट ऑफ लाइफ, लाइफ ऑफ डेथ, अल्टीमेट नेचर ऑफ यूनिवर्स, ये सब चीजें, इन सबको डिस्कस करते हैं। देन वी आल्सो टेक हेल्प ऑफ व्हाट वी हैड रेड इन पेपर 1, ठीक है। सो पेपर 1 में आपने एरिस्टोटल पढ़ा, पेपर 1 में हमने कांट पढ़ा, ठीक है, ये अलग अलग फिलोसफर। सो पेपर 2 में हम लोग जब जो टॉपिक्स को डील करते हैं, उस टाइम पे हम पेपर 1 में जो फिलोसफर्स हैं उनका हेल्प ले लेते हैं। ये कांट की फिलोसफी पे ऐसा था, अगर उस हिसाब से देखें तो ये ऐसा होता है। इसी तरह से उसमें एक और पोर्शन है सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी, which is application of philosophy to the socio political world around us, ठीक है। जो हमारे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो ह्यूमन राइट्स क्या है, सो व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड ह्यूमन राइट्स, सो ह्यूमनिज्म, व्हाट इज ह्यूमनिज्म, तो हम लोग इस चीज को ये करते हैं। बट इन जनरल ये रहता है कि पेपर 1 थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है, पेपर 1 में it's slightly bent towards application based, slightly bent towards what is going on around us, ठीक है। सो मान लीजिए अगर ये इक्वालिटी का क्वेश्चन है पेपर 1 में, तो आप इक्वालिटी को से एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स के हिसाब से बताएंगे, आप इसको एरिस्टोटलियन फिलोसफी से बताएंगे, आप इसको से जो
इंडियन फिलोसफी है, मान लीजिए उस हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप पेपर 2 में जाते हैं तो वहाँ पे आप इसको अपने मान लीजिए ये है कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी लिंक कर सकते हैं, आप इसको हमारे आसपास की जो सोसाइटी है वर्ल्ड है एग्जाम्पल्स है उसके साथ भी लिंक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा है बट इट लार्जली वैरीज फ्रॉम सिलेबस टू सिलेबस, वैरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आपने बताया था कि फर्स्ट टाइम आपने जो आंसर बैंक किया था उसमें आपके मैं सोचता हूँ सर आपको नॉलेज उसी टाइम आप 1.5 यस आपने सर नॉलेज आपको फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम आपने चेंज माइंड किया था क्या था तो आप कैसे लगा था कि ये करना चाहिए थोड़ा सा ज्ञान आपने तो अपने अकॉर्डिंग सर बेस्ट आंसर ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि जैसे जब आपने पहला आंसर लिखा था आपको उसमें 1.5 नंबर मिला था, ठीक है, फिर आपने उसी आंसर को जब बाद में लिखा आपने उसमें सबसे अच्छे आंसर मार्क्स लेके आ गए। तो ऐसा क्या किया? पहले भी आपको नॉलेज था, लास्ट में भी था। एक तो नॉलेज भी एड अप होता है धीरे धीरे, दूसरा होता है आपको थोड़ा अप्रोच के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल से अगर ये क्वेश्चन लिखा है से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट of women is key to their social empowerment. से कमेंट या ऐसा कुछ भी कमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या गलती की थी फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज की टू देयर सोशल एम्पावरमेंट। मैं लिखने लग गया, मुझे मान लीजिए 200 वर्ड का आंसर लिखना था, ठीक है, मैं लिखने लग गया व्हाट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो मैंने लिख दिया इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मींस दिस, लैंड राइट्स, तो मैं कम से कम 100 वर्ड मैंने या 150 वर्ड खाली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद थोड़ा सोशल एम्पावरमेंट में लिखने लग गया, तो मैंने ओवर 50-60 वर्ड खाली सोशल एम्पावरमेंट लिख दिया। तो हाउ दे हेल्प, इसमें मैंने खाली 10 ओवर 30-40 वर्ड लिख दिए, ठीक है। जब उसने मुझे मार्क्स दिए, ही गिव मी मार्क्स, मान लीजिए 1.5 मार्क खाली इसके लिए जो मैंने ये लिखा था। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज नाइदर अबाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट not about social empowerment, it's about the relation between the two. How can social empowerment bring, how can economic empowerment bring social empowerment of women? ठीक है, कोई ये भी कर सकता है कि नहीं करेगा, बट आपको की इसमें ये है, ठीक है। अगर 200 वर्ड का आंसर है तो आप अगर 40 वर्ड का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लिख लेते हैं या 50 में लिखते हैं, 50 में हम सोशल एम्पावरमेंट को टच करते हैं, लेकिन 100 मेजर जो आपका आंसर में जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाउ कैन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ब्रिंग इन सोशल। जब आपने पहले मान लीजिए आंसर लिखा तब भी आपको पता था सब, लेकिन तब आपको क्या था, आपने मतलब आपको प्रैक्टिस नहीं थी, राइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपको लगा यार इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में ये भी पता है, ये भी पढ़ा है, तो यू स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग। फिर आप क्या है जो चीज एग्जैक्ट, इसीलिए वो वही बात है जो एग्जामिनर को चाहिए और जो हम लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा उसमें एक्चुअली में जो नंबर मुझे खाली इसी चीज के लिए। तो अब आप कैसे इसको करेंगे, वो जो है वो तभी आता है जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके ये आपको अच्छे से। यस थोड़ा फास्ट। क्लोज के ऑप्शनल के लिए जैसे थोड़ा अलग सा सब्जेक्ट है, तो उसको उसने समझने की और रटने की क्या है, क्लोज के अलग हो गया तो हम जनरल स्टडी से नहीं अलग नहीं है। इस जनरल स्टडी में क्लोज का कोई इंपॉर्टेंट जैसे पॉलिटी है क्यों नहीं है। आप जब आप पॉल साइंस पढ़ते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत है। आप
कोई सा भी एग्जाम्पल सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी पेपर 2 का हाफ पोर्शन है। सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी आप इथिक्स में भी यूज करते हैं पूरे में, आप वो एसेज में भी आपको यूज होता है, वो आपकी जो पॉल साइंस का जो पोर्शन है उसमें भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसकी फिलोसफी इज सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी। तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम अलग है, बट अच्छा खासा पोर्शन है जिसको आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं। लेकिन जो पेपर 1 है उसका काफी पोर्शन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो जो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं एज स्टूडेंट्स ऑफ जनरल स्टडीज। जब जनरल स्टडीज पढ़ते हैं उसमें काफी कम वो चीजें पढ़ते हैं, लेकिन वैसा पोर्शन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी में भी साइकोलॉजी में भी ऐसा पोर्शन रहते हैं, तो थ्योरेटिकल पोर्शन रहते हैं। इवन पॉलिटिकल साइंस अगर आप ऑप्शन लेते हैं उस ऑप्शनल में भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जो आप जनरली शायद जनरल स्टडीज में नहीं पढ़ते हैं। तो फिलॉसफी का सेम है, ऐसा कुछ जनरल कोई इशू नहीं। कोई और? नो? चलो कैसे बताइए। टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरा पढ़े या ओवरव्यू ले ले अंडरस्टैंडिंग एकदम पीएचडी नहीं करनी है किसी टॉपिक में, मतलब बट जितना हमें जरूरी है उतना पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल से कोई सा भी चीज है, लेट्स टॉक अबाउट सीरियन क्राइसिस, या अब कोई बंदा तो पूरी सीरिया की हिस्ट्री वहाँ का लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देगा, दैट वुड नॉट हेल्प। बट जैसे हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्या है ये क्राइसिस, ठीक है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द क्राइसिस, ये क्यों है, किन के बीच में है, व्हाट आर द मेजर प्लेयर्स, जिनकी जो झगड़ा अगर कुछ चल रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें किन किन के बीच में चल रहा है, ठीक है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का हमारे कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, कि हमारे कंट्री की मान लीजिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी है, हमारी जो कंट्री के स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो कम से कम ये चीजें बेयर मिनिमम चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये बिल की बात जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक बिल के बारे में, तो सिंपल लॉजिकल पहला चीज व्हाट इज ट्रिपल तलाक ये पता होना चाहिए। दूसरा सुप्रीम जो बैन हुआ है वो क्या है, कौन सा व्हाट वाज द थिंग जो बैन करने की कोशिश की। तीसरा क्यों, ठीक है। चौथा जो बिल आई है, बिल में मेन प्रोविजन क्या है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई इस बिल की फॉल्ट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लेक्यूने हैं, जो क्रिटिसिज्म है, तो वो क्या क्रिटिसिज्म है, तो ये मेजर चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। बट आपको एंटायर बिल एकदम से रटने की जरूरत नहीं, you don't need to be neutral. There's nothing like neutral. नहीं, दो तीन चीजें हैं। एक तो कुछ कोई सा भी टॉपिक अगर आपको देंगे, there's nothing entirely black और entirely white. So अगर पॉलिसी किसी पॉलिसी के बारे में पूछा गया, किसी प्रोग्राम के बारे में पूछे आपसे, you know कि इस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं जिनको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो यू डोंट नीड टू से नो दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज वंडरफुल, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यू कैन से जैसा आपने ऑब्जर्व किया है, यस दिस इज ये अच्छा है, यहाँ पे दिस इज वर्किंग वेल इन दिस एस्पेक्ट। हाउएवर आई थिंक अगर हम इन चीजों को भी ओवरकम करें, ये चीजों का ध्यान रखें, तो ये प्रोग्राम और अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ इश्यूज हैं जिनमें देयर इज अ नेशनल कंसेंसस, जिनमें the government has a view, ठीक है, तो you can also safely go with that view also, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस में है, बाकी सारी चीजों में है, तो you can go with that view also। इसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस है, ठीक है, हाउ आपसे ये पहले डिपेंड भी करेगा कि क्या क्वेश्चन है, then we also believe our government क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो वो भी वो उस हिसाब से सही करेंगे। बट जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में ये चीज आंसर्स में हमारे ये चीजें ध्यान रखनी है कि से there are certain values that we cannot simply overstep. So we are a democratic country, so being democratic is a value, ठीक है।
तो कभी भी आंसर में एकदम ऑटोक्रेटिक या ऐसा है ना कि मतलब यू शुडंट साउंड दैट। इसी तरह से वी बिलीव इन इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी। तो कभी भी आप जैसे अगर आपसे किसी कंटेंशियस इशू के बारे में पूछा गया तो कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू शुड नॉट साउंड समबडी हु डजंट बिलीव इन इक्वालिटी। ठीक है, तो वी बिलीव इन से इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ रिजन। सो जब भी आप आंसर देंगे तो कभी भी रीजनलिस्टिक साउंड नहीं होना चाहिए। कभी भी यू शुड नॉट साउंड समबडी हु इज पैटर्नलिस्टिक। ये पैट्रियार्कियल दिखना नहीं चाहिए कि ये बंदा अभी भी उसी सोच का है। ठीक है, तो ये जो इसी तरह से ऑनेस्टी एक अच्छा वैल्यू है। ठीक है, तो कभी आप ऐसा आंसर्स में ऐसा नहीं दीजिए जिसमें ये दिखे कि यू आर ट्राइंग टू ब्लफ, या आप कोई उसमें धोखाधड़ी का आंसर देना। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो जनरली हम लोग जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, जब हमने प्रियम्बल पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो या जब वो जो चीजें पढ़ते हैं तो इनको थोड़ा इम्बाइब करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये तभी आती है जब आप एक्चुअली इनमें बिलीव करते हो। ठीक है, अगर आप इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, एक्चुअली बिलीव करते हैं, तो जब आपसे आंसर पूछा जाएगा तो आप एक्चुअली अच्छा साउंड करेंगे। नहीं तो आपने आंसर पहले दे दिया कि आंसर देने के लिए तो बता दूंगा दैट ऑल मेन एंड वुमेन आर इक्वल, लेकिन फिर वो आपके आंसर पे जब और एक क्वेश्चन पूछेंगे तो किसी ना किसी क्वेश्चन में फिर आपको अपना जो माइंडसेट है वो बता ही दोगे। सो मेरे ख्याल से ये एग्जाम प्रिपरेशन सर्विस में ज्वाइन करना ठीक है, इसके साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी देता है कि कैसे हम लोग कुछ चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली है, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो कास्ट बायस हो, रीजनल बायस हो, चाहे वो रिलीजियस बायस हो, तो ये मौका भी हमें ये देता है दैट वी बिकम बेटर। तो कम से कम हम में और उस इंसान में जिसने प्रिपेयर नहीं किया है उसमें फर्क होना चाहिए, क्योंकि हमने वो चीजें पढ़ी है, हमने वो रिपोर्ट्स देखी है, हमने जो शायद उन्होंने नहीं पढ़ी। So we have that advantage of being informed, and let's be informed and better people like these people, right? चलो बाकी my best wishes आप सबके लिए, do well and have a wonderful careers and wonderful life.